हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का पॉडकास्ट रिवीजन लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इसका रिवीजन करने वाले हैं। इस रिवीजन लेक्चर की मदद से आपका बहुत सारा समय बचने वाला है, क्योंकि बहुत कम समय में आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन हिंदी के अंदर पूरा चैप्टर एक सीक्वेंस के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपका रिवीजन करवा दूंगा। तो अगर से आप लोगों ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के पॉडकास्ट आप लोगों के लिए मैं लाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये चैप्टर सबसे पहले शुरू होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट जो हम कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट हम लोग एंजियोस्पर्म को कहते हैं। तो इसके अंदर हम लोग इस चैप्टर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर हम 3 चीजों को पढ़ा था हम लोगों ने। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले कौन कौन से स्ट्रक्चर तैयार होते हैं और कौन कौन से इवेंट चलते हैं, किस तरह से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर हमने देखा था कि मेल गैमेट किस तरह से बनेगा, फीमेल गैमेट किस तरह से बनता है। उसके बाद में हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, और लास्ट वाला पार्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में किस तरह से एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है, सीड की डेवलपमेंट होती है, फ्रूट बनता है। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो अब इसी का हम लोग एक रिविजन लेक्चर आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो शुरुआत में एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है कि इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी ने सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था कि हम जो है तो वी आर नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, कि हम लोग खुशकिस्मत नहीं है कि प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका जवाब हम लोगों ने निकाल के लाया था कि हम लोग बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जो है तो फ्रूट खा रहे हैं, ये एक प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता फ्लावर तो हमें खाने के लिए ढेर सारे फ्रूट नहीं मिलते। हम जो है तो सेंट्स बना रहे हैं, हम परफ्यूम्स बना रहे हैं, हम लोग जो है तो शहद खा रहे हैं जो कि हनी बीज ने बनाया है। कहाँ से? फ्लावर से लेकर। अगर से फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता तो वहाँ पे फ्लावर ही नहीं होता, और फ्लावर नहीं होता तो उसकी बहुत ज्यादा खुशबू नहीं होती, और उस खुशबू की मदद से हम सेंट्स और परफ्यूम नहीं बना सकते। तो इसका जवाब हम लोगों ने देखा था कि हम लोग बहुत ज्यादा लकी है कि प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि हमें वहां से सेंट्स मिल रहा है, परफ्यूम्स मिल रहा है, हमें शहद मिल रहा है खाने के लिए, हनी मिल रहा है जिसको हम लोग कहेंगे, या और उसके अलावा हमें जो है फ्रूट्स मिल रहे हैं। फिर उसके बाद में एनसीईआरटी ने कहा था कि हम जो है तो फ्लावर जो है तो हमारे सेल्फिशनेस के लिए नहीं बनाए, हमारे खुद गर्जी के लिए, हमारे खुद के यूज के लिए नहीं बनाए। फ्लावर जो है तो फिर इसलिए बनाए ताकि इसके अंदर जो है तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके, इसलिए फ्लावर बनाए। ये एनसीईआरटी ने कहा था। उसके बाद में एनसीईआरटी ने बताया था कि जो है तो हम लोग जो है ह्यूमन बींग बहुत ही कदीम समय से, बहुत पुराने टाइम से फ्लावर के साथ में इंटीमेट रिलेशनशिप के साथ में है, यानी कि फ्लावर के साथ में हमारा बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है। क्योंकि ह्यूमन बींग जो है तो अपने इंपॉर्टेंट फीलिंग जैसे कि अफेक्शन, हैप्पीनेस, जो है तो हमारा सारी की सारी चीजें, खुशी से लेकर तो गम तक के सारी चीजें हम एक्सप्रेस करते हैं फ्लावर की मदद से। तो हमारा बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है फ्लावर से। जैसा कि किसी की शादी है, खुशी का मौका है, तो वहां पर भी जो है तो फूल का यूज किया जाता है, फूलों का हार पहनाया जाता है। कोई टॉप कर गया तो उसको भी फूल दिया जाता है। इसके अलावा हर खुशी के मौके पर जो है तो फूल का यूज किया जाता है। कोई किसी को प्रपोज कर रहा है तो फूल दे रहा है अपनी फीलिंग जताने के लिए। कोई किसी को खुशी का इजहार करना चाह रहा है, कोई एमएलए आ गया तो उसको फ्लावर का हार पहनाया जा रहा है खुशी का इजहार करने के लिए। इसी तरह से गम के मौके पर भी हमारा जो तो फीलिंग किस तरह से सैडनेस भी हम दर्शाते हैं फ्लावर की मदद से। फॉर एग्जांपल किसी की डेथ होगी तो वहां पे फ्लावर का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा रिलीजियस, कल्चरल, सोशल हर जगह हम जो है तो फ्लावर का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मंदिरों के अंदर फ्लावर लेके जाते हैं। तो ह्यूमन बींग अपने फीलिंग को जताने के लिए फ्लावर का यूज करते आ रहे हैं, और बहुत पुराने समय से फ्लावर के साथ में रिश्ता है, ये एनसीईआरटी ने कहा था। फिर उसके बाद में एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में कहा गया था कि आप लोगों ने जो है कि फ्लावर का जो है तो फ्लोरिकल्चर के बारे में सुना होगा। फ्लोरिकल्चर के बारे में आप लोगों ने इससे पहले सुना होगा क्या फ्लोरिकल्चर होता है। तो फ्लोरिकल्चर का मैं आप लोगों को बताया भी था कि फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फ्लावर का कल्टीवेशन करना, फ्लावर की खेती करना, उसी को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और एनसीईआरटी ने पूछा था कि 2 इंपॉर्टेंट यूनिट बताओ फ्लावर के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो भी हम लोगों ने देखा था, जो कि एंथर होता है और दूसरा हमारा स्टिग्मा होता है, जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, मेन यूनिट है। उसके बाद में एनसीईआरटी का पेज आता है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि फ्लावर के अंदर जो है तो 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गैनोशियम, यानी कि सेपल जिसे हम कहते हैं, कैलिक्स को सेपल कहते हैं, करोला को पेटल्स कहते हैं, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और गैनोशियम जो है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। फिर हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम स्टेमन कहते हैं, और स्टेमन के एक पूरे ग्रुप को, पूरे वर्ल्ड को हम कहते हैं एंड्रोशियम। इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम पिस्टिल कहते हैं, और उसी के एक वर्ल को, उसी के ग्रुप को हम कहते हैं गैनोशियम। ये चीज हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद में अब हमारा आगे का पार्ट आता है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन। स्टेमन क्या होता है? स्टेमन बोले तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्लावर के अंदर। उसके बाद में माइक्रोस्पोरेंजियम जो कि पोलन सैक बनाने वाला होता है, पोलन सैक को ये माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं इमेच्योर फॉर्म में। और उसके बाद में हम देखेंगे पोलन ग्रेन जो कि मेल गैमेट्स है।
तो हमने देखा सबसे पहले स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास में एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। फिलामेंट जो है तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जिसका प्रोक्सिमल एंड अटैच होता है थैलेमस से या पेटल से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हमारा जो है तो फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड कौन से पार्ट से अटैच होता है, तो ये याद रखना है थैलेमस से और पेटल से अटैच होता है, जबकि इसका डिस्टल एंड अटैच होता है हमारा एंथर से। फिर हमने एंथर देखा, एंथर हमारा बायलोब था, डायथिकस कंडीशन थी क्योंकि हर एक लोब में दो थीका थे, टेट्रागोनल था, चार कोने थे। ट्रांसफर सेक्शन में हमने काट के देखा तो हमें चार कॉर्नर दिखाई दिए, चार कोने दिखाई दिए, हमने टेट्रागोनल कहा। उसके बाद में हमने देखा कि हर एक कॉर्नर्स पे चार माइक्रोस्पोरेंजियम है, यानी कि हमारे पास में टोटल चार माइक्रोस्पोरेंजिया है, चार कोनों पे चार माइक्रोस्पोरेंजियम है जो कि आगे चल के पोलन सेक बनाने वाले हैं, यानी कि इमैच्योर पोलन सेक को ये माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। और चार माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू है जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, और स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स को हमने पोटेंशियल पोलन कहा था, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल के नाम से उसको हमने कहा था, जो कि आगे चल के हमें पोलन ग्रेन देने वाला होगा। फिर हमने देखा कि स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोरेंजियम कितने लेयर से मिलकर बना है। हम लोगों ने देखा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम टोटल 4 लेयर से मिलकर बना है, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर्स और इनर मोस्ट थी टेपेटम। 4 लेयर से मिलकर बना था। फिर हमने देखा कि आउटर मोस्ट जो 4 लेयर का काम है, इनका काम है प्रोटेक्शन देना डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, एंथर को प्रोटेक्शन का काम करना, डेसेंस करवाना एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन, यानी कि जब एंथर हमारा मैच्योर हो जाता है पोलन ग्रेन रिलीज करवाने के लिए वो जो है तो तीनों लेयर टूट जाती है और डेसेंस करवाती है एंथर में से हमारे जो है तो पोलन ग्रेन झड़ने में मदद करती है। फिर हमने देखा था कि इनरमोस्ट लेयर जो टेपेटम है ये डेंस साइटोप्लाज्म के साथ में, ये जो है तो मोर देन 1 न्यूक्लियस के साथ में, इसके पास में 2 न्यूक्लियस है, बायन्यूक्लिएटेड कंडीशन है। तो हमने देखा था ये बायन्यूक्लिएटेड कंडीशन क्यों है, इसके पास में डेंस साइटोप्लाज्म क्यों है, क्योंकि इसका काम है नरिशमेंट पहुंचाना डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। ये चीज हम लोगों ने देखी थी। फिर उसके बाद में हमारे पास में आता है एनसीईआरटी के नीचे ही लाइन है जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि हमारे जो है तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जो कि आगे चल के हमें पोलन ग्रेन देने वाला होता है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया ताकि आपके जो है तो समझने में सीरीज में आसानी हो। फिर हम देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनस टिश्यू से किस तरह से देखो पोलन ग्रेन बनता है। स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल होता है, हर एक सेल्स को हम कहते हैं पोटेंशियल पोलन या फिर पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये जो है तो डिप्लेट कंडीशन में होता है, इसका हर एक सेल जो है तो ये कैपेबल होता है देने के लिए क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि हर एक सेल जो है तो डिप्लॉइड होता है। इसके अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस में अगर से आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल साइकिल सेल डिवीजन में, तो मियोसिस जो है तो 2 पार्ट होते हैं, मियोसिस 1 मियोसिस 2। वहां पे मियोसिस भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, माइटोसिस भी पढ़ा होगा। मियोसिस 1 जो होता है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ही आप लोगों को बता देता हूँ। मियोसिस के अंदर 2 पार्ट होते हैं। मियोसिस 1 जो कि रिडक्शनल डिवीजन है, अगर से डिप्लॉइड सेल है उसको हैप्लॉइड में कन्वर्ट करना है तो मियोसिस करवा दो, जिसमें हमारे को एक सेल से 2 सेल मिलते हैं, 2 हैप्लॉइड 2n से सिंगल nn कंडीशन हैप्लॉइड सेल देखने के लिए मिलते हैं। फिर होती है मियोसिस सेकंड जो कि इक्वेशनल डिवीजन है, माइटोसिस के तरह ही है। सिंगल nn से सिर्फ हमें 2 सेल मिलेंगे, वो भी हैप्लॉइड ही। हैप्लॉइड सेल है तो हैप्लॉइड ही मिलेंगे, डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही मिलेंगे अगर से माइटोसिस हो रहा है तो मियोसिस सेकंड इसी तरह से है। जो हमें मियोसिस 1 से 2 हैप्लॉइड सेल मिले थे उसके अंदर मियोसिस सेकंड होता है, 2 से हमें 4 जो है तो हैप्लॉइड सेल देखने के लिए मिलते हैं। और ये चारों सेल आपस में टेट्राड के फॉर्म में चिपके हुए होते हैं। 4 सेल आपस में चिपके हुए तो उसको टेट्राड कहेंगे, 3 होते तो ट्रायड कहते हैं, 2 होते तो बायड कहते हैं। इस तरह से 4 सेल आपस में चिपके हुए थे, उसको हम कहते हैं टेट्राड। माइक्रोस्पोर है तो माइक्रोस्पोर टेट्राड हम लोगों ने इससे कहा। तो नॉर्मली माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस हुआ और हमें 4 जो है तो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ, उसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय द मियोसिस, इसको इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारा जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बन चुका है, उसके बाद में माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है तो एक दूसरे से सेपरेट होंगे और बनाने वाले होंगे पोलन ग्रेन्स। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। फिर उसके बाद में हमने देखा कि किस तरह से चारों भी माइक्रोस्पोर टेट्राड एक दूसरे से अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, हमें 4 पोलन ग्रेन देखने के मिलते हैं जिसे हम लोग माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। फिर पोलन ग्रेन की हमने बात की, एनसीईआरटी ने समझाने की कोशिश की कि भैया आप जो है तो अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज की फ्लावर लो, जैसा कि हिबिस्कस का लो, रोज का फ्लावर लो, अलग अलग वैरायटी के फ्लावर लो, उसके ऊपर आप उंगली टच करिए। उंगली जैसे आप लोग उससे लगाओगे तो आपकी जो तो फिंगर है, फिंगर के ऊपर पाउडर की तरह येलोइश पाउडर जमा हो जाएगा जो कि पोलन ग्रेन होंगे। फिर एनसीईआरटी ने कहा कि आप एक स्लाइड लो, स्लाइड के ऊपर वाटर का ड्रॉप रखो, उसके अंदर पोलन ग्रेन डालो। माइक्रोस्कोप के अंदर अगर से आप लोग देखोगे तो अलग अलग वैरायटी के पोलन ग्रेन आपको अलग अलग इनकी साइज देखेंगे, अलग अलग इनका आर्किटेक्चर दिखेगा, इनका शेप अलग दिखेगा, साइज अलग दिखेंगे, इनकी लेंथ, हर चीज आपको डायमीटर अलग दिखेगा। तो इस तरह से एनसीईआरटी ने आपको कहा है कि आप खुद करके देखिए। तो इसके बाद हमने देखा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो है तो हमारा स्पेरिकल शेप का होता है, 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर की इसकी डायमीटर होता है। पूरा डायमीटर 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर का होता है। इसके पास में 2 लेयर होती है, आउटर लेयर जिसको हम एक्साइन कहते हैं,
और इनर लेयर जिसको हम इंटाइन कहते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है एक्साइन है, ये स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बनी है और स्पोरोपोलिनिन जो है तो हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस नोन है। किसी भी तरह का अल्कली, किसी भी तरह का एसिड, किसी भी तरह का जो है तो टेम्परेचर इसको डिजेनरेट नहीं कर सकता, या फिर आप किसी भी तरह का एंजाइम डाल के इसको डिजेनरेट नहीं कर सकते। इसीलिए मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल इसे हम कहते हैं स्पोरोपोलिनिन को। फिर हम लोगों ने देखा कि स्पोरोपोलिनिन जो है तो डिसकंटिन्यूअस है, और जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है उसको हम लोगों ने जर्म पोर कहा। और जर्म पोर का फंक्शन एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि जर्म पोर किस लिए होता है। तो जर्म पोर जो होता है ये होता है पोलन ट्यूब बाहर निकलने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि स्पोरोपोलिनिन जो है एक्साइन जो है तो स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बनी है, और स्पोरोपोलिनिन जो है मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस नोन है, किसी भी तरह का इसको एंजाइम डिजेनरेट नहीं कर पा रहा है। तो फिर हमारा जो है पोलन ट्यूब किस तरह से निकलेगी, तो पोलन ट्यूब निकलने के लिए जो जगह चाहिए उसको हमने जर्म पोर कहा, और वहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है। इसी तरह से हमने अंदर की लेयर को कहा इंटाइन। इंटाइन जो है तो सेलुलोज प्लस पेक्टिन से मिलकर बनी हुई है, और ये थिन लेयर है और कंटिन्यूअस है। यहाँ पे किसी भी तरह का आपको गैप देखने के नहीं मिलेगा, पूरी कंटिन्यूअस लेयर होती है। फिर हमने देखा कि हमारा जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर दो सेल होती है। एक होता है हमारे पास में लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस के साथ में, जिसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और दूसरा होता है स्पिंडल शेप का जनरेटिव सेल, जो कि फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में वेजिटेटिव सेल के। इसीलिए हमने कहा कि 60% एंजियोस्पर्म में पोलन शेड करता है 2 सेल स्टेज में, जहां पे एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल होता है, जबकि रिमेनिंग जो 40% एंजियोस्पर्म है उसमें क्या होता है 3 सेल स्टेज में पोलन शेड करता है। 3 सेल स्टेज में कैसा, हमने तो एक वेजिटेटिव देखा और दूसरा जनरेटिव देखा, तो बाकी के रिमेनिंग में क्या हो जाता है, जनरेटिव सेल में माइटोसिस होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है जो कि इक्वेशनल डिवीजन है, और जो एक जनरेटिव सेल था उससे 2 जनरेटिव सेल हमें मिलते हैं और एक वेजिटेटिव सेल मिलता है। तो यानी कि 2 जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल के स्टेज पे ही झड़ेगा, इसलिए हम इसको 3 सेल स्टेज कहते हैं। तो हमने अच्छी तरीके से पूरा पोलन ग्रेन देख लिया। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं बहुत सारे स्पीशीज के पोलन ग्रेन काउज करते हैं सेवरल एलर्जीज, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, अलग अलग टाइप के। फॉर एग्जांपल हमारे पास में पार्थिनम है जो कि जो है तो हमारे पास में कंटामिनेंट के तौर पे हमारे इंडिया में आ गई थी इंपोर्टेड वीट के साथ में। ये काउज करती है सेवरल एलर्जीज, पोलन एलर्जीज। इसको हमने यूबिक्विटस कहा। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट देखिए, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद में हमें एक चीज देखने के लिए मिलती है कि पोलन ग्रेन जो है तो बहुत ज्यादा रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स के अंदर। इसलिए रिसेंट ईयर में फैशन बन चुका है कि पोलन को जो है तो कंज्यूम करा जा रहा है एज अ फूड सप्लीमेंट। रेसिंग हॉर्स और एथलीट इसका बहुत ज्यादा कंजप्शन कर रहे हैं ताकि अपना स्टेमिना बढ़ा सके, अपना जो है तो परफॉर्मेंस बढ़ा सके। तो ये सारी चीज हम लोगों ने देखी। पोलन ग्रेन जो है तो वेस्टर्न कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड के अंदर इसके पोलन सैरस पोलन टैबलेट्स अवेलेबल है। इसको जो है तो लोग कंजप्शन कर रहे हैं एज अ फूड सप्लीमेंट, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट है इसकी वजह से। उसके बाद में हम लोगों ने देखा वायबिलिटी का कंसेप्ट। वायबिलिटी का कंसेप्ट बोले तो यानी कि पोलन ग्रेन जब शेड कर जाता है अपने एंथर से, तो उसके कितने समय बाद तक के ये अपनी ही पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर पाता है, उसी को वायबिलिटी का कंसेप्ट कहते हैं, वायबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, राइस की एग्जांपल ले लो, वीट की एग्जांपल ले लो, इनका पोलन ग्रेन अगर से एक बार शेड कर गया तो ये जो है तो सिर्फ 30 मिनट तक के ही ये वायबल होता है। यानी कि 30 मिनट के अंदर अंदर अगर से स्टिग्मा पे बैठ गया तो ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी। अगर से 30 मिनट से ज्यादा हो गया, यानी कि आधे घंटे से इसको ज्यादा हो गया, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टिग्मा पे बैठ जाएगा लेकिन फिर भी पोलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं होगी। इसी को हम वायबिलिटी कहते हैं, जो उसका टाइम है कितने समय तक के। फॉर एग्जाम्पल एक्सपायरी डेट बोलोगी, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है उस पर एक्सपायरी डेट है कि भैया इस पे 10 दिन की एक्सपायरी डेट है, 10 दिन के अंदर आप इसको यूज कर लीजिए, उसके बाद में काम नहीं करेगा। इस तरह से आप समझ लीजिए कि इसकी जो है तो एक्सपायरी डेट समझ लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि रोसाशी, सोलेनाशी, लेगुमिनाशी, इनकी जो वायबिलिटी होती है 4 मंथ होती है, 4 मंथ, पूरे महीने तक के जो है तो महीने के अंदर अंदर भी ये गिर जाए, 25 दिन 26 दिन भी लग जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं, ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाएगी। फिर हमने देखा सीड बैंक में जिस तरह से सीड को स्टोर किया जाता है, स्पर्म सेमन को स्टोर किया जाता है, इसी तरह से हम जो है तो पोलन ग्रेन को भी स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर एज अ ताकि इसको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम लोग यूज कर सके। तो पोलन के अंदर ऐसी क्या चीज है जो हम इसको एज अ पोलन बैंक स्टोर कर पा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है एक्साइन जो कि स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बनी है, जो कि हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर नोन है, मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस नोन है। इसको किसी भी तरह का एंजाइम, किसी भी तरह का अल्कली, टेम्परेचर, पीएच कोई भी इसको डिजेनरेट नहीं कर पाता। इसीलिए जो है तो इसको जो है तो हम लोग स्टोर कर सकते हैं इसी प्रॉपर्टी की वजह से कई सालों तक की, और इसको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हमारा पूरा यहाँ पे अंतर खत्म होता है। अब आते एंडोशियम का पार्ट पूरा खत्म होता है, मेल गैमेट्स के पूरे मेल गैमेट्स किस तरह से बनते हैं, सारी चीज हम लोगों ने देख ली। अब देखते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम बोले तो एक पूरे ग्रुप को कहा जाता है पिस्टिल के।
पिस्टिल जो है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो हम गायनोस्टेम देखेंगे, मेगास्पोरेंजियम देखेंगे जिसको ओव्यूल कहते हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट देखेंगे जिसको हम एम्ब्रायोसेक कहते हैं। तीनों चीजें देखेंगे। तो हमने क्या देखा, गायनोस्टेम पूरे वर्ग को कहा जा रहा है, पूरे ग्रुप को कहा जा रहा है पिस्टिल के। अगर से एक मेंबर देखा जाए तो उसे पिस्टिल कहेंगे। फिर हमने देखा हिबिस्कस का फ्लावर ऐसा था जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही पिस्टिल थी, एक ही उसके पास में पिस्टिल थी, उसको हमने कहा मोनोकार्पिलरी फ्लावर है हिबिस्कस का। फिर हमने देखा कि अगर से बहुत सारी पिस्टिल है तो उसे मल्टी कार्पिलरी फ्लावर कहते हैं। बहुत सारी पिस्टिल जो है तो फ्यूज्ड है तो उसको हम कहेंगे मल्टी कार्पिलरी फ्लावर है। बहुत सारी पिस्टिल है तो फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस कंडीशन। तो जो कि हमने देखा ये जो है तो हमें देखने के लिए मिला पैपियोर में एमपीएस। अगर से आपको याद रखना है तो इसकी ट्रिक है एमपीएस, एम से मल्टी कार्पिलरी, पी से पैपियोर उसकी एग्जाम्पल, और एस से सिनकार्पस कंडीशन, यानी कि बहुत सारे कार्पेल फ्यूज्ड है किसके अंदर, पैपियोर में। तो एमपीएस ये ट्रिक से याद आप रख सकते हो, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन पैपियोर में है। इसी तरह से बहुत सारे कार्पेल होती है, ये अलग अलग होते हैं, फ्री होते हैं। तो ये जो देखा जाता है ये माइकेलिया में देखा जाता है, मल्टी कार्पेलरी और अलग अलग पिस्टिल है तो उसको हम एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। एग्जांपल है माइकेलिया, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन माइकेलिया। इसकी ट्रिक है मैम, MAM, मैम, एम से मल्टी कार्पेलरी, ए से एपोकार्पस कंडीशन, एम से माइकेलिया उसकी एग्जांपल। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। फिर हम लोगों ने देखा जो हमारी पिस्टिल है इसके पास में 3 पार्ट होते हैं। आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है स्टिग्मा होता है जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन के लिए, यहाँ पे पोलन ग्रेन आके लैंड करेगा। फिर होता है स्टाइल जो कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, लंबा लंबा। फिर नीचे का जो है बल्की पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ओवेरी। ओवेरी के अंदर होती है ओवेरियन कैविटी जिसे लोक्यूल कहते हैं, और लोक्यूल के अंदर जो है ओवेरियन कैविटी के अंदर सॉफ्ट कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्लासेंटा कहते हैं, और प्लासेंटा के से ही जुड़े होते हैं हमारे ओव्यूल। तो हमने देखा कुछ ऐसे हमारे पास में प्लांट है जिसके पास में बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। तो उसकी एग्जांपल है हमारे पास में पपाया, ऑर्किड और वाटरमेलन। अगर से आपको याद रखना है तो इसकी ट्रिक है पाव, POW, पाव, पपाया, ऑर्किड, वाटरमेलन। इनके अंदर बहुत सारे ओव्यूल देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे ओव्यूल है, कुछ ऐसे हमारे पास में जो है तो फ्रूट है, कुछ ऐसे प्लांट है जिनके पास में सिर्फ एक ही ओव्यूल पाया जाता है, सिंगल ओव्यूल होता है। प्लासेंटा से जो ओव्यूल अटैच होता है एक ही होता है। उसकी एग्जांपल है हमारे पास में व्हीट, पैडी और मैंगो। इसकी ट्रिक याद रखना है आप लोगों को, तो रोटी कपड़ा मकान याद रख लीजिए। रोटी से व्हीट, पैडी से कपड़ा से पैडी, और मकान से मैंगो। इनके पास में सिर्फ एक ही ओव्यूल होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने देखा एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, यानी कि उल्टे ओव्यूल का स्ट्रक्चर। हमने देखा ओव्यूल के अंदर ये उल्टा ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनसीईआरटी में डायग्राम दी गई है। ओव्यूल अटैच होता है प्लासेंटा से, फ्यूनिकल की मदद से। खुद फ्यूनिकल से ओव्यूल अटैच होता है हाइलम की मदद से। आउटर लेयर, आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट, ये जो है सीड कोड बनाने वाली होती है। अंदर होता है न्यूसेलस जो कि डिप्लॉयड होता है, ऊपर होता है माइक्रोपिलर एंड, नीचे होता है चलाजल एंड, क्योंकि ये उल्टा ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल है, और ऊपर से एक माइक्रोपाइल होता है। तो इसी को हम आगे बढ़ते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस के थ्रू। ओव्यूल जो है इसको हम मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं, और ये कैपेबल होता है मेगास्पोर मदर, ये कैपेबल होता है मेगास्पोर देने के लिए। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, उसी को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं हम लोग। तो हमारा जो है तो मेगास्पोर मदर सेल हमारा ओव्यूल डिफरेंशिएट करता है, मेगास्पोर मदर सेल बनाता है जो कि डिप्लॉयड होता है। इसके अंदर मियोसिस होता है। तो मियोसिस हम लोगों ने पहले ही देखा, मियोसिस के अंदर 2 पार्ट होते हैं। मियोसिस 1 जो कि रिडक्शनल डिवीजन है, 2n कंडीशन से 2 हैप्लॉइड हमें nn कंडीशन देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड था, उससे 2 हैप्लॉइड हमें मेगास्पोर देखने के लिए मिलेगा। फिर मियोसिस सेकंड होगी तो हमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर देखने के लिए मिलेंगे जो कि एक लीनियर लाइन के अंदर एक दूसरे से अटैच होंगे। उसको हमने कहा लीनियर टेट्राड। वहां पे हमने माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा था, अब इसे मेगास्पोर टेट्राड कहो या फिर लीनियर टेट्राड कहो, क्योंकि एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं, जिसमें से 3 सेल डिजेनरेटिंग सेल होते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, और एक हमारा जो है तो फंक्शनल मेगास्पोर होता है जो कि हमारा आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाने वाला होगा। इसीलिए सिर्फ एक ही मेगास्पोर से हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, इसलिए इसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास में स्टेटमेंट होता है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं इसको, क्योंकि एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे क्योंकि एक से बन रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट आगे का क्या है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होता है, कंटिन्यूअस कैरियोकाइनेसिस होता है। एक यानी कि कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होता है। एक सेल के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होगा, 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे। फिर 3 कैरियोकाइनेसिस होते हैं, 3 बार, एक चीज याद रखना, 3 बार कैरियोकाइनेसिस होगा। पहली बार जब होगा तो 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, दूसरी बार होगा तो 2 से 4 बनेंगे, तीसरी बार होगा तो 4 से 8 न्यूक्लियस हमारे पास में हो जाएगी, जिसमें से 3 न्यूक्लियस ऊपर चलाजल एंड की तरफ चल जाएंगे, 3 न्यूक्लियस नीचे माइक्रोपिलर एंड पे चल जाएंगे, और 2 न्यूक्लियस सेंटर में रह जाएंगे। उसके बाद में इसके ऊपर साइटोकाइनेसिस होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, और क्या होगा, सेल वॉल बनने लगेगी। जो भी जितने भी न्यूक्लियस है सभी के ऊपर सेल वॉल बनेंगी। जो ऊपर चलाजल एंड पर थे उन पे भी सेल वॉल बन गई, तो ऊपर 3 सेल बन गए। नीचे जो माइक्रोपिलर एंड पे थे इनके ऊपर भी सेल वॉल बन जाएंगी, नीचे भी 3 सेल बन गए। लेकिन जो सेंटर में 2 न्यूक्लियस एक साथ में थे तो इनके ऊपर सेल वॉल बनेगी। यहाँ पे एक सिंगल सेल होगा लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस 2 रह जाएगी। तो ऊपर जो चलाजल एंड पे जो जाते हैं हमारे सेल उसको हम कहते हैं
एंटीपोडल सेल, जबकि जो नीचे जाते हैं उसको हम एक एपरेटस कहते हैं, जिसके अंदर दो सेल सिस्टर और सिनर्जिस्ट सेल कहते हैं हम लोग, और एक सेंटर का सेल को हम कहते हैं एक सेल, और तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं एक एपरेटस। जो सेंटर का सेल है उसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि दो अलग अलग पोल पे हमें न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेंगे, सेंटर पे नहीं होते हैं। तो हमारा जो है मैच्योरिटी के टाइम पे 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज में होता है फीमेल गैमेटोफाइट। अब हमारा फीमेल गैमेट भी बनके तैयार हो गया। हमने पहले मेल गैमेट का फॉर्मेशन देख लिया, अब फीमेल गैमेट भी देख लिया कि 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड कंडीशन में। अब हम लोग देखेंगे किस तरह से हमारा पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन के अंदर, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एंथर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो हमारे पास में 3 टाइप के होते हैं पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, गेटिनोगैमी और जीनोगैमी। ऑटोगैमी बोले तो प्योर सेल पॉलिनेशन है, फंक्शनली एज वेल एज जेनेटिकली सेल पॉलिनेशन है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर सेम प्लांट के सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता है। अब एक ही प्लांट है और उसी के सेम प्लांट के सेम ही फ्लावर के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों भी मेल और फीमेल है पार्ट है और उसके अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑटोगैमी कहते हैं हम लोग इसे। और ये फंक्शनली देखा जाए तो क्या है? सेल पॉलिनेशन है, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर मेल है और एक ही फ्लावर में फीमेल है, और वहीं पर जो है तो पॉलिनेशन हो जा रहा है, बस ऊपर से अंदर से नीचे स्टिग्मा पे बैठ जा रहा है हमारा पोलन ग्रेन। तो जेनेटिकली भी ये क्या होगा? सेल पॉलिनेशन, क्योंकि जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होगा, क्योंकि एक ही प्लांट है और एक ही जीन्स है और एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन है, तो फंक्शनली एज वेल एज जेनेटिकली जो तो सिमिलर यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे? हमें ऑफस्प्रिंग देखने के लिए मिलेगी। हमारे पास में कॉमन लिना, वायोला, ऑक्सैलिस 3 ऐसे प्लांट है जो कि दोनों टाइप के फ्लावर शो करते हैं, कैस्मोगैमस एज वेल एज क्लेस्टोगैमस। ऑटोगैमी में देखा जाए तो 2 टाइप के फ्लावर देखने के लिए मिलते हैं। एक देखने के लिए मिलता है कैस्मोगैमस फ्लावर यानी कि ओपन फ्लावर, और दूसरा होता है क्लेस्टोगैमस फ्लावर, क्लोज्ड फ्लावर। तो ये दोनों टाइप के फ्लावर, ओपन और क्लोज फ्लावर, कैस्मोगैमस एज वेल एज क्लेस्टोगैमस फ्लावर देखने के लिए मिलता है। कॉमन लिना, वायोला, ऑक्सैलिस। आपका अगर से एग्जांपल याद रखना है तो कोविड से याद रखिए, कोविड COVID, सी से कॉमन लिना, ओ से ऑक्सैलिस और वी से वायोला। ये 3 ऐसे प्लांट है जिनके पास में दोनों टाइप के फ्लावर देखने के लिए मिलते हैं, कैस्मोगैमस एज वेल एज क्लेस्टोगैमस। फिर हम लोग देखते हैं गेटिनोगैमी। गेटिनोगैमी बोले तो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन जेनेटिकली सेल पॉलिनेशन है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, इसको हम कहते हैं गेटिनोगैमी। अब देखो, डिफरेंट फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली सेल पॉलिनेशन है, क्योंकि प्लांट तो एक ही था ना, एक ही प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर थे लेकिन प्लांट तो सेम ही था, इसीलिए जो है तो जेनेटिकली आइडेंटिकल जो है तो उसके ऑफस्प्रिंग होंगे। फिर हमने देखा जीनोगैमी। जीनोगैमी प्योर क्रॉस पॉलिनेशन है, डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको हम जीनोगैमी कहते हैं, जो कि फंक्शनली एज वेल एज जेनेटिकली जो है तो क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। यहाँ पे जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते इंडिविजुअल, क्योंकि 2 डिफरेंट क्रॉस की वजह से हुआ है। एक प्लांट दूसरा था, दूसरा प्लांट दूसरा था, दोनों के फ्लावर भी अलग अलग थे, जो पॉलिनेशन हुआ तो हमें जो है तो क्या होगा? आइडेंटिकल नहीं मिलेगा जेनेटिकली ऑफस्प्रिंग। हमने तीनों पॉलिनेशन देख लिया। अब देखते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। हमारे पास में एजेंट है जो पॉलिनेशन के, वाइंड है जिसको हम एयर कहेंगे, वाटर है, उसके बाद में हमारे पास में जो है तो इंसेक्ट्स है जिसको हम सारी चीजें देखेंगे। तो वाइंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एनिमोफिली। एक चीज याद रखना, अगर से वाइंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो हमें पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा लाइट वेट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए किसी भी चीज को। लाइट वेट इसलिए होना चाहिए क्योंकि हवा के साथ में इसने उड़ता हुआ चले जाना चाहिए पॉलिनेशन के लिए। नॉन स्टिकी होना चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए किसी भी चीज को, इसलिए नहीं तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। उसके अलावा जो स्टिग्मा, हमारा जो फ्लावर है, ये पैक्ड होना चाहिए इन्फ्लोरेंसेस के अंदर, ईच ओवरी विद सिंगल ओव्यूल, हर एक ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल होना चाहिए। ये कंडीशन है वाइंड के थ्रू पॉलिनेशन करवाना है तो। वाइंड के थ्रू पॉलिनेशन जो है तो जनरली होता है हमारे पास में ग्रासेस के अंदर और कॉर्न कॉप के अंदर, यानी कि भुट्टे के अंदर। अगर से आप देखोगे एनसीईआरटी में डायग्राम दी गई है वाइन पॉलिनेटेड फ्लावर की, जहां पे वेल एक्सपोज स्टेमन दिए गए हैं। लेकिन अगर से हम भुट्टे की बात की जाए, कॉर्न कॉप के अंदर आपको बहुत सारे लंबे लंबे टेसल्स निकलते हुए दिखाई देंगे, जो कि स्टिग्मा होते हैं, जो कि क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं पोलन ग्रेन को, जो कि PYQ आया हुआ है, PYQ आया हुआ है। लेकिन डायग्राम में क्या दिया गया? वेल एक्सपोज स्टेमन दिए गए। लेकिन वहां पे जो हमारे कॉर्न कॉप है, कॉर्न कॉप के अंदर वो डायग्राम दूसरी है। वो जो एनसीईआरटी में डायग्राम दी गई है वो वाइन पॉलिनेटेड फ्लावर की है, लेकिन कॉर्न कॉप की नहीं है। लेकिन अगर से कॉर्न कॉप की बात की जाए, भुट्टे की बात की जाए, तो वहां पे लंबे लंबे टेसल्स दिखाई देते हैं, जो कि स्टिग्मा होते हैं, जो कि ट्रैप करने के लिए लगे होते हैं पोलन ग्रेन को। फिर हम देखते हैं वाटर के थ्रू पॉलिनेशन, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफिली। वाटर के थ्रू पॉलिनेशन बहुत ज्यादा रेयर है एंजियोस्पर्म के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। ये क्विट कॉमन है 30% जेनेरा में। उसके अलावा मोनोकॉट्स के अंदर, अल्गी में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में। उसके अलावा वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, ज़ूस्टेरा में। वेलिसनेरिया और हाइड्रिला जो है तो फ्रेश वाटर के प्लांट है, और ज़ूस्टेरा जो है तो सी ग्रासेस, ये मरीन वाटर के प्लांट है, खारे पानी के प्लांट है। अगर से मैं बात करूं
वाटर हाइसिन और वाटर लिली दोनों के नाम में वाटर आ रहा है, लेकिन इनके अंदर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता है, हाइड्रोफिली नहीं होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये चीज आप लोग को याद रख लेना, एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा वेलिस्नेरिया है, इसके अंदर जो है हमारा स्टिग्मा वाटर के सरफेस के ऊपर चला जाता है, इसलिए पोलन ग्रेन वाटर करंट के साथ में जो है तो बहते हुए चले जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन ज़ूस्टोरा में सी ग्रासेस के अंदर जो है हमारा स्टिग्मा वाटर के अंदर सबमर्ज्ड होता है, वाटर के नीचे होता है, वाटर सरफेस के, तो पोलन ग्रेन जो है तो वाटर के अंदर यहाँ पे पॉलिनेशन करवाते हैं। वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करवाना है तो वहां पे पानी है, पानी से कोई भी चीज खराब होती है तो हमें जो है तो रिबन लाइक जो है तो पोलन ग्रेन चाहिए। उसके अलावा इसके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होना चाहिए ताकि जो है तो इसको प्रोटेक्शन मिल सके पानी से। तो हमने वाटर के थ्रू भी पॉलिनेशन देख लिया किस तरह से होती है। अब देखते हैं एंटीमोफिली, पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स। हमारे पास में जो है इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो हमारे पास में जो है हनी बीज मोस्ट डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट है। अब अगर से इंसेक्ट है, वो तो एक हमारे पास में जानदार चीज है, लिविंग है, उसके लिए उससे कोई थ्रू पॉलिनेशन करवाना है तो अभी तक के हमने देखा वाइंड के थ्रू पॉलिनेशन, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन यानी कि हवा और पानी के थ्रू पॉलिनेशन देखा। तो यहाँ पे हमने देखा कि पोलन ग्रेन यहाँ पे जो है तो कहीं पर लाइट वेट है, कहीं पर म्यूसिलेजिनस कवरिंग है। हमने फ्लावर के बारे में कहीं पर भी ऐसा नहीं पढ़ा कि वहाँ पे ब्राइट कलर है, वहाँ पे कोई नेक्टर है, वहाँ से कोई खुशबू आ रही है, वहाँ से कोई किसी भी तरह का बहुत खूबसूरत से कलरफुल है फ्लावर है, ऐसा हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, मैंने अभी तक के आप लोगों को नहीं बताया। लेकिन अगर से इंसेक्ट जो है तो लिविंग थिंग है, इसके थ्रू पॉलिनेशन करवाना है तो हमें जो है तो फ्लावर बहुत ज्यादा कलरफुल होना चाहिए ताकि अट्रैक्ट कर सके लिविंग थिंग को। लिविंग चीजें जो है तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। जैसे ही हम लोग जो है तो बहुत सारा खूबसूरत सा गुलाब का फूल देखोगे तो उसको तोड़ने के लिए चले जाओगे, जैसे आपने तोड़ा वहां से डिस्पर्स हो जाएंगे पोलन ग्रेन झटके से और दूसरे फूल के ऊपर गिर जाएंगे, कुछ इस तरह से। इसी तरह से इंसेक्ट जो है हनी भी है, इनको नेक्टर दिया जाता है, इनको जो है तो जो है तो क्या जाता है, फ्रेग्रेंस दी जाती है, खुशबू होती है ताकि यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा सके जो है तो पॉलिनेटर्स को। तो हमने क्या देखा, पोलन ग्रेन के बारे में देखा, पोलन ग्रेन के बारे में देखा। यहाँ से बाहर से आवाज आ रही है, 2 मिनट रुक जाइए, जैसी आवाज खत्म होती है मैं आपको आगे का लेक्चर खत्म करता हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है बाहर से आवाज आ रही है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हाँ 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, कुछ तो भी बाहर से आवाज आ रही है। तो असल में बाहर से कुछ तो भी बहुत ज्यादा नॉइज आ रही थी, उसकी वजह से ये लेक्चर खराब हो रहा था, तो मैंने 2 मिनट रुक गया और उन्हें जाने दिया। अब हम दोबारा से शुरू करते हैं। हमने देखा इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करवाना है तो हमारा जो तो फ्लावर कलरफुल होना चाहिए, उसके अंदर नेक्टर होना चाहिए और उसके अंदर जो है तो पोलन जो है तो उसको एक रिवॉर्ड्स की तरह पे दिया जाता है। फ्लावर जो है तो नेक्टर और पोलन ग्रेन देता है पॉलिनेटर को ताकि ये अपने पॉलिनेशन करवा दे, एक फ्लोरल रिवॉर्ड्स के तौर पर देता है। उसके बाद हमने देखा एमोर्फस का जो फ्लावर होता है 6 फुट का होता है, इसके अंदर जो है तो दूसरे इंसेक्ट एक ले करने के लिए आते हैं जिसके वजह से पॉलिनेशन हो जाता है। इसी तरह से मॉथ और यक्का एक दूसरे के बगैर लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि मॉथ जो है तो एक ले करता है यक्का प्लांट के अंदर जिसकी वजह से उसका पॉलिनेशन हो जाता है और इसको एक ले करने के लिए जगह मिल जाती है। इस तरह से जो है तो यहाँ पे पॉलिनेशन होता है। फिर हम देखेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। कंटिन्यूस सेल पॉलिनेशन होने की वजह से क्या हो रहा था, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा था, तो नेचर ने क्या किया, मेल और फीमेल पार्ट को अलग अलग कर दिया, इनकी पोजिशन अलग अलग कर दी ताकि यहाँ पे क्या हो सके, क्रॉस पॉलिनेशन हो सके, सेल पॉलिनेशन से बचा जा सके। टू इंकरेज क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए और डिस्करेज सेल पॉलिनेशन नेचर ने क्या किया, मेल और फीमेल पार्ट की पोजीशन अलग अलग कर दी। यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाने चालू कर दिए, स्टिग्मा को अनरिसेप्टिव बना दिया यानी कि इसके ऊपर पोलन ग्रेन बैठेगा भी तो यहाँ पे जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजें एक कहाँ से हुई, नेचर की तरफ से हुई, ताकि सेल पॉलिनेशन को डिस्करेज किया जाए और क्रॉस पॉलिनेशन को इंकरेज किया जाए, क्योंकि कंटिन्यूस सेल पॉलिनेशन की वजह से क्या हो रहा था, जो है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा था। फिर हम लोग देखते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन किस तरह से, जब हमारा अंदर से पोलन बैठ जाता है स्टिग्मा के ऊपर तो वहां पे एकदम से जर्मिनेट नहीं कर जाता, पोलन ट्यूब निकल के अंदर पहुंच जाए तो मेल गैमेट चलेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे दोनों के बीच में पहले केमिकल डायलॉग बाजी होती है। अगर से डिफरेंट स्पीशीज का पोलन ग्रेन बैठ गया तो वहां पे जर्मिनेट नहीं कर पाएगा पोलन ग्रेन। सेम स्पीशीज का है तो केमिकल डायलॉग बाजी होंगी, केमिकल लोचा होगा दोनों के बीच में, और फाइनली अगर से सेम स्पीशीज का है तो वहां पे उसको अलाउ किया जाएगा कि यहाँ पे पोलन ट्यूब यहाँ पे जर्मिनेट कर सकता है। फाइनली फिर पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी और जो है तो मेल और फीमेल गैमेट अंदर पहुंचेगी। फिर उसके बाद में एनसीईआरटी ने दिया है, एनसीईआरटी के सीक्वेंस में आप लोगों को बता रहा हूं मैं मुझे एनसीईआरटी पूरी एज इट इज याद है, इसलिए मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ और कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा के डालते चले जा रहा हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो देखिए उसके बाद में हमने देखा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जिसे क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जाना जाता है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जिसे क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जाना जाता है, ये इसके अंदर क्या होता है, अगर से हमें हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए, किसी कोई फ्रूट बनाना है जिसको आपको जो है तो बहुत ज्यादा मीठा होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ी साइज होना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से जो है तो सेम स्पीशीज के अंदर अलग अलग वैरायटी का क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हो।
क्रॉस पोलिनेशन करवा सकते हो। क्रॉस पोलिनेशन में एक चीज याद रखना, सबसे पहले क्या जाता है इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन बोले तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों है, वहां से आप जो तो एंथर को निकाल देते हैं, मेल पार्ट को हटा देते हैं, कट कर देते हैं, उसको इमास्कुलेशन कहते हैं। तो मैच्योर होने से पहले एंथर को कट कर दिया जाता है, उसको इमास्कुलेशन कहते हैं। उसके बाद में हम करते हैं बैगिंग, पॉलीथीन बैग की मदद से कवर कर दिया जाता है ताकि किसी भी तरह का एंथर ना बैठे, कंटामिनेशन ना हो। फिर आपको जो डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए वो एंथर से आप जो है तो पोलन ग्रेन लाइए, बैग को हटाना होता है और फिर हम जो है तो पोलन ग्रेन डस्ट करते हैं। फाइनली फिर उसको रीबैगिंग करते हैं ताकि दूसरा एंथर बैठ के जर्मिनेट ना कर पाए, हमें जो है तो कंटामिनेशन ना मिले, जो कैरेक्टर हमें चाहिए, जिस तरह से फ्रूट चाहिए उस तरह से हमें मिले, इसलिए उसको रीबैगिंग कर दिया जाता है ताकि कंटामिनेशन से बचा जा सके। इस तरह से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की जाती है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। तो हम लोगों ने देखा कि मेल जो हमारा पोलन ग्रेन बैठ गया स्टिग्मा के ऊपर, केमिकल डायलॉग बजी हुई, पोलन ट्यूब नीचे जर्मिनेट कर गई। जैसी पोलन ट्यूब नीचे जाती है एक एपरेटस के पास में पहुंचती है। अब इसे मेल गैमेट अंदर पहुंचानी है तो वहां पे एक दरवाजा होता है जिसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि सिनर्जिड और सिस्टर सेल के पास में होता है। फिर सिस्टर और सिनर्जिड सेल गार्ड करते हैं पोलन ट्यूब की एंट्री इनटू द एक एपरेटस। फाइनली दो मेल गैमेट अंदर जाते हैं और एक मेल गैमेट फ्यूज होता है एक सेल के साथ में और फॉर्मेशन होता है ज़ायगोट का, जो कि आगे चल के फ्रूट बनाएगा। दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होता है सेंट्रल सेल विद टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, यानी कि 2n कंडीशन के साथ में सिंगल एन वाली कंडीशन फ्यूज होती है तो ट्रिपल फ्यूजन इसे हम लोग कहते हैं। 3n कंडीशन मिलती है तो क्या होगा, एक हमें जो है तो दूसरा एक ज़ायगोट देगा, दूसरा हमें देगा ट्रिपल फ्यूजन से मिलेगा एक सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, इसी को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और जो हमें सिनगैमी के थ्रू यानी कि एक सेल से जब हमारा मेल गैमेट फ्यूज हुआ इससे हमें ज़ायगोट मिलेगा जो कि आगे चल के एम्ब्राय बनाएगा। दूसरा मेल गैमेट हमारे सेंट्रल सेल के साथ में फ्यूज हुआ, ट्रिपल फ्यूजन 3n कंडीशन मिली, इसको हम कहते हैं पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि हमारा एंडोस्पर्म बनाने वाला है। अब देखते हैं हम एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट और एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट जो है तो प्रोसेस करता है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। किस तरह से, हमारा जो है तो जब हमारा सेंट्रल सेल विथ 2 पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होता है तो हमारा जो है तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, पेन बनता है। तो उसके बाद में हमारे पास में क्या होता है, न्यूक्लियर वहाँ पे जो तो कैरियोकाइनेसिस होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगी। फिर उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होगा, सेल वॉल बनेगी और फाइनली हमें जो है तो एंडोस्पर्म देखने के लिए मिलेगा। एंडोस्पर्म जो है तो रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करता है, यानी कि एम्ब्रायो को जल्दी जल्दी बढ़ाना है तो एंडोस्पर्म क्या करता है, अपने अंदर के सारे न्यूट्रिएंट्स उसे दे देता है ताकि एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हो सके। इस तरह से हमारी एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होती है। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हम लोगों ने देखा किस तरह से होती है। एम्ब्रायो की डेवलपमेंट करने के लिए हमारा एंडोस्पर्म का बहुत बड़ा हाथ होता है। कुछ कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रायो को डेवलप करने में, इसलिए उसको हम कहते हैं एक्स एंडोस्पर्मिक सीड। और ऐसे सीड के अंदर जिसमें एंडोस्पर्म बच जाता है, यानी कि थोड़ा सा ही एंडोस्पर्म लगा एम्ब्रायो की डेवलपमेंट होने के लिए, एम्ब्रायो डेवलप हो गया और बाकी का बचा हो रह गया, उसको हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। वो भी हम लोग आगे सीड में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे का कॉटिलिडॉन एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। तो हमारा जो है तो मोनोकॉट्स के अंदर और डाइकॉट्स के अंदर कॉटिलिडॉन का फर्क है, बहुत सारी चीजों का फर्क है, वही चीज हम लोग अभी देखने वाले हैं। डाइकॉट के अंदर हमें 2 कॉटिलिडॉन देखने के लिए मिलते हैं, इसीलिए हम उसको डाइकॉट कहते हैं। यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है ऊपर पिलीम्यूल जो कि आगे चल के शूट सिस्टम बनाएगा, नीचे रेडिकल जो कि आगे चल के रूट सिस्टम बनाने वाला होगा, और एम्ब्रायनल एक्सिस होता है बीच में। इस तरह से हमारा डाइकॉट का सीड होता है। डाइकॉट के अंदर जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ज़ायगोट बनता है, प्रो एम्ब्रायो बनता है, इसके बाद में ग्लोबुलर एम्ब्रायो बनता है, फिर हार्ट शेप एम्ब्रायो बनता है, फिर मैच्योर एम्ब्रायो बनता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सीरीज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में आता है हमारे पास में मोनोकॉट का सीड। मोनोकॉट का सीड जो है उसको हम उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉटिलिडॉन होता है, इसलिए इसको मोनोकॉट कहा हम लोगों ने। इसके जो कॉटिलिडॉन है उसको स्क्रूडोलम कहा जाता है। इसका जो पिल्यूमिल है इसके ऊपर की कवरिंग को हम कहते हैं कोलेप्टाइल, और नीचे के रेडिकल के ऊपर कवरिंग होती है इसको हम लोग कहते हैं कोलेराइजा। इस तरह से कवरिंग होती है। तो इस तरह से जो है तो हमारे मोनोकॉट भी है। अब हम लोग देखते हैं सीड। सीड के अंदर हमारे पास में 2 टाइप के सीड होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड, एक्स एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म है उसको एंडोस्पर्मिक सीड, जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है उसको एक्स एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। एक्स एंडोस्पर्मिक सीड की एग्जांपल है जिसको हम नॉन अल्बुमिनस सीड भी कह सकते हैं, और जिसके अंदर एंडोस्पर्म है उसको हम अल्बुमिनस सीड कह सकते हैं। जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है उसको एक्स एंडोस्पर्मिक या फिर नॉन अल्बुमिनस सीड कह सकते हैं। उसकी एग्जाम्पल हमारे पास में पी बीन ग्राउंडनट। अगर से आपको याद रखना है तो पबजी अब नहीं रहा, पी यू बी इसे याद रखना, पब जी। तो पी से पी, बी से बीन और जी से ग्राउंडनट। इनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं परसिस्टेंट न्यूसेलस। अगर से किसी प्लांट के अंदर न्यूसेलस रह गया तो उसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म। परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम लोग कहते हैं पेरिस्पर्म। इसके एग्जांपल है हमारे उसमें पेपर और बीट और पेपर इसके एग्जांपल है। उसके बाद हमने देखा फ्रूट के बारे में। हमारे पास में 2 टाइप की फ्रूट है, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ऐसा फ्रूट जो कि ओवरी से बना है उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। ऐसा फ्रूट जो अदर देन ओवरी से मिलकर बना है उसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। फॉल्स फ्रूट अदर देन ओवरी थैलामस से बन जाएगा। उसकी एग्जांपल है हमारे एप्पल, कैशूनट और स्ट्रॉबेरी। ये तीनों के तीनों फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल है क्योंकि ओवरी से नहीं बनते, ये थैलामस से मिलकर बने होते हैं।
उसके बाद में हमने देखा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। सीडलेस फ्रूट होता है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास में बनाना, विदाउट फर्टिलाइजेशन से बनता है। फिर लास्ट पार्ट आता है हमारे पास में सीड डोरमेंसी, यानी कि सीड जो है तो अपने एक इनएक्टिविटी स्टेज में चले जाता है, उसके बाद में कई समय तक के ये जर्मिनेट नहीं करता, जब तक कि इसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल जाती, न्यूट्रिएंट, वाटर, सारी चीजें, फिर ये जर्मिनेट कर जाता है। तो जो टाइम स्पेन है, कोई एक सीड है अभी मैंने रखा और आने वाले साल में उसको मैंने क्या किया, जर्मिनेट करवाया, पानी देके उसको जर्मिनेट करवाया, एक पौधा बन गया। तो इसकी जो सीड डोरमेंसी हो गई 1 साल की हो गई, यानी कि कितना समय, जो इनएक्टिविटी स्टेज में कितने समय तक के रहा, तो 1 साल तक की इनएक्टिविटी स्टेज में रहा, बाद में जर्मिनेट कर गया, तो उसकी होगी सीड डोरमेंसी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में डेट पाम जो है डेट पाम और डक्टिलीफेरा और फुनिक्स, ये तीनों की जो सीड डोरमेंसी है 10,000 साल पुरानी 2000 साल पुरानी डोरमेंसी है। देखो ल्यूपिन, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ एनसीईआरटी के हिसाब से, सबसे पहले ल्यूपिन, लुपिनस और आर्किटस, ये आर्किक टुंड्रा के ऊपर देखा गया था, इनकी जो है तो 10,000 साल पुरानी डोरमेंसी है। जबकि हमारे पास में डेट सी के ऊपर देखा गया था कि डेट पाम, डक्टिलीफेरा और फिनिक्स, इनकी जो सीड डोरमेंसी है रिसेंट ईयर में देखा गया कि 2000 साल पुरानी इनकी डोरमेंसी है, यानी कि 2000 साल तक के ये 2000 साल के बाद में जर्मिनेट कर गए, डक्टिलीफेरा, फिनिक्स और डेट पाम, डेट सी के ऊपर देखा गया था। उसके बाद में आर्किक टुंड्रा के ऊपर देखा गया, आर्किटस और ल्यूपिन और लुपिनस, ये 10,000 साल के बाद में जर्मिनेट कर गए, इसलिए उनकी 10,000 साल की सीड डोरमेंसी होगी, इनएक्टिविटी स्टेज में 10,000 साल तक के रहे। उसके बाद में जो है हमारे पास में आता है एपोमिक्सिस और पॉलीइमराइनी। एपोमिक्सिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको एपोमिक्सिस कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में ग्रासेस और एस्टरेशी, ये 2 एग्जाम्पल है हमारे पास में एपोमिक्सिस की, इसके अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के। पॉलीइमराइनी बोले तो एक से ज्यादा इम्ब्रॉय है तो उसको हम कहते हैं पॉलीइमरायोनी, जिसकी एग्जांपल है हमारे पास में मैंगो और साइट्रसिस, ये पॉलीइमरायोनी की एग्जांपल है। इस तरह से एपोमिक्सिस और पॉलीइमरायोनी हम लोगों ने देख लिया और फाइनली हमारा यहाँ पे पूरा चैप्टर खत्म होता है। और मैंने आपको पूरा सीक्वेंस में बिना देखे आप लोगों के सामने रुक के पूरा चैप्टर किस तरह से फिनिश करवा दिया, पता भी नहीं चला, सिर्फ 36 मिनट के अंदर। अगर से आप लोगों ने यहाँ तक के देखा तो आप लोगों को जरूर बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये लेक्चर लगाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी भाषा में अपने ही तरफ से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। कुछ इसी तरह से मैंने पूरे चैप्टर याद रखे हुए हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें। आपके अगर से हेल्प हो रही है तो प्लीज अपने दोस्तों तक के जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भी हौसला बढ़ाएं, ताकि इसी तरह से आप लोगों के लिए मैं नए पॉडकास्ट लेके आता चलूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं फिर किसी